तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द अव्यान में। जहां हम लोग पिछले वीडियो में एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 के सारे चैप्टर की सीरीज को देख रहे हैं, जहां में हम लोगों ने चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक के सारे कंटेंट और पेडागोगी के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13 चैप्टर छू कर देखिए। और यह चैप्टर अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ के कंटेंट और यहाँ के पेडागोगी से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे, आगे भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर शीर्षक से ही क्लियर है, छू कर देखें। छू कर देखें मतलब कि इस चैप्टर को पूरा अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर इसकी कहानी को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जो कि देख नहीं सकता है और छू कर सारी चीज़ों को महसूस करता है और पता करता है कि कौन क्या चीज़ है या कौन सा क्या शब्द में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके कंटेंट को और इसके पेडागोगी के क्वेश्चंस को हम लोग आगे करते हैं। तो ये पूरा कहानी ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहानी से रिलेटेड कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट होंगे यहाँ पे, कंटेंट होंगे, मैं उसे हाईलाइट करके रखे हुआ हूँ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है कि एक लड़का है जो कि आपको आँख से नहीं देख सकता है और किताब पर उभरे हुए अक्षरों को छूकर पहचान रहा है कि क्या लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक कंटेंट मैंने देखा तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन अगर रहे कि जो भी लोग दृष्टिबाधित होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो वो जो छड़ी यूज़ करते हैं वो कौन सा कलर का होता है, तो उसके छड़ी क्या होती है, सफ़ेद होती है। आगे अगर हम लोग पॉइंट की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अगर पेडागोगी के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। तो ये पहले से ही मैं बताता आ रहा हूँ और पहले के चैप्टर में मैंने बताया था कि कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं। अगर किसी भी टॉपिक को, अगर किसी भी विषय को अगर आप अगर बच्चे के बीच में अगर कहानी के रूप में अगर बताते हैं और उसमें जो पात्र है, अगर उस पात्र को उस बच्चे पे अगर क्या कहते हैं ना, एग्ज़ाम्पल देकर बताते हैं, तो बच्चे को काफ़ी कहानी रोचक भी लगेगी, विषय भी काफ़ी रोचक लगेगी, चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा और उसके अंदर संवेदनशीलता भी पैदा की जा सकती है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा चुका है सीटेट के एग्जामिनेशंस में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैडागॉजी है। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है आपको कि स्वयं को किसी की और परिस्थिति में रखने से हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। इसके लिए क्या हो सकता है ना, कि अगर बच्चे को एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा अगर क्या कहते हैं नहीं देख सकता है, अगर आपको महसूस करना है कि अगर नहीं देखते हुए में तो किस तरीके से वो सारा काम करता है, तो आप एक तरह का गेम खिला सकते हैं कि बच्चे की आँख पे पट्टी बाँध देंगे और उसको बोलेंगे हर एक चीज़ को छूकर महसूस करो, ठीक है? और पता करके बताओ कि कौन-सा वस्तु क्या है। चाहे लिखने के लिए तो फिर ब्रेल लिपि आपको पढ़ाना पड़ेगा उसे, तो केवल वस्तु की पहचान करा सकते हैं। तो बच्चे को उसकी परिस्थिति में रखकर आप उसको समझा सकते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होंगे ना, बच्चे के अंदर संवेदनशीलता बढ़ेगी कि अगर जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, उन्हें कितनी तकलीफ़ होती है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की जानकारी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है? तो इस तरह का क्रियाकलाप बच्चे के बीच में आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके पढ़ने का एक ख़ास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। हाँ, तो जो बच्चे नहीं देख सकते हैं या जो व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, तो उनको पढ़ने का एक ख़ास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले और औजार से बिंदु बना कर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल पढ़ने का एक तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है और 6 बिंदु का होता है, आगे भी मैं बताऊँगा। और उस 6 बिंदु बिंदु में ही सारा आपको शब्द लिखा हुआ रहता है। एक मोटा-सा कागज़ होता है जिसमें पीछे से नुकीला किसी भी औजार से आप गोद कर, जिसको बोलते हैं गोद कर, आप आगे की ओर उभार दिया जाता है और वहीं से आप 6 बिंदु हर एक एक पॉइंट पे हर एक लेटर के लिए 6-6 बिंदु निकाला जाता है और उसको मैं आगे डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जितने दृष्टिबाधित जितने भी बच्चे होते हैं, तो इस तरीके की लिपि का इस्तेमाल करते हैं। और आगे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने बताया था ना, यहाँ पे देखिए 6 बिंदु का इस्तेमाल किया गया हुआ है, ठीक है? किसी भी लेटर के लिए आपको 6 बिंदु का इस्तेमाल किया हुआ है और ये कोडिंग रहता है कि किसमें 3 आपको रहेगा, किसमें 2 बिंदु रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, किसमें किस तरह से 2 बिंदु उभरा हुआ रहेगा, वो ब्रेल लिपि में पढ़ाने के समय सिखाया जाता है। जैसे कि ये ब्रेल लिपि को क्या कहते हैं, उद्गम कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं।
लुइस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था। यहाँ ये कंटेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि ब्रेल लिपि की उत्पत्ति कहाँ हुई, या ये जो उत्पत्ति की वो कहाँ के रहने वाले थे, और उनका पूरा नाम क्या था। तो लुइस ब्रेल, जो कि फ्रांस देश का रहने वाला था। ये एक छोटा सा कहानी में तुरंत पढ़ के आपको सुना दूंगा। जब वो 3 साल का था, तब एक दिन अपने माता पिता के औजारों से खेला था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखें में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वो पढ़ने के लिए तरह-तरह की तरकीबें सोचता रहता था। मतलब कि उसकी आँखें चली भी गई थी, लेकिन उसके अंदर एक रुचि था कि मुझे पढ़ना है। तो जब कभी कोई चीज़ करने के पीछे अगर भिड़ जाइएगा, तो आप कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता आप निकाल ही लीजिएगा। तो ये बच्चा जो लुइस ब्रेल है, एक रास्ता निकाल ही लिया। आखिर उसने ढूँढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। बाद में जाकर या बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। ठीक है? तो इस तरह से आपको ब्रेल लिपि का विकास हुआ। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं। मैंने बताया था ये 6 लिपि, यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एग्ज़ामिनेशंस में आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा-सा कहानी था कि कैसे ब्रेल लिपि का उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएँगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना अच्छा रहेगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना है, तो उसे अवलोकन कराना सिखाएँ। उसे सच्ची चीज़ों से अवगत कराना सिखाएँ। ठीक है? तो अगर आपको ब्रेल लिपि के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो एक ब्रेल लिपि का शीट लेकर उस पे आपके पास जितनी भी जानकारी है, वो बच्चे को आप ब्रेल लिपि की शीट पे बताएँगे, तो बच्चे बहुत आसानी से सीख जाएँगे और उनको ये चीज़ रोचक भी लगेगा। ठीक है? क्योंकि बड़े बच्चे रहेंगे, तो बड़े बच्चे को आप अगर जैसे बताएँगे, वो बड़े बच्चे समझ जाएँगे। लेकिन छोटे बच्चे जो कि आपको क्लास 3 के, तो 8 साल से ज़्यादा के बच्चे होंगे नहीं, तो उन्हें आपको करके सिखाना पड़ेगा। ठीक है? तो इस वाले चैप्टर में आपको इतने ही पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो इस वीडियो को आप बार-बार देखकर इन सारी चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ है कहाँ से आया, किसने पकाया। ठीक है? तो इस वाले जो चित्र दिया हुआ है, सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है। 2 तरह का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपको वेणु का परिवार, और दूसरा दिया हुआ है आपको रानी का परिवार। इस वाले चित्र को आप बार-बार देखिए और कुछ समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक वेणु का परिवार है, जिसमें एक महिला खाना बना रही है, और पीछे एक मर्द क्या है, झाड़ू लगा रहा है, और इस वाले में महिला केवल खाना बना रही है। इसमें तीनों परिवार के तीनों लोग मिलके खाना खा रहे हैं। इसमें 2 मर्द हैं, जिसको एक महिला या एक बच्ची खाना खिला रही है। इसमें मर्द और महिला दोनों पेपर पढ़ रहे हैं, और बच्ची खेल रही है। इसमें महिला और बच्ची क्या कर रही है, काम कर रही है, और मर्द क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेपर पढ़ रहे हैं। तो दोनों परिवार को, एक चित्र को अगर हम लोग देखें, तो काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। तो उसको ज़रा हम पॉइंट की तरफ से समझेंगे। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाओं जैसे लड़का-लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सकें, और किसी भी भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। तो इस फिगर से यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो गया है कि इस वाले परिवार में, वेणु के परिवार में रूढ़िवादिता नहीं है, बट ये रानी के परिवार में क्या है, रूढ़िवादिता है। और ये वाले फ़ोटो में इधर बाएँ वाले फ़ोटो में देखने से लग रहा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी जेंडर विषमता नहीं है, सब लोग मिल-जुल कर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि मर्द जो केवल बाहर का ही काम करेंगे, और घर की सारी काम जो होगी, वो महिला करेंगी। तो इस वाले परिवार में, रानी के परिवार से रूढ़िवादिता दिख रहा है। तो आपको बच्चों के बीच में ये विषमता को खत्म करना है, और इस वाले वेणु के परिवार वाले के चित्र की तरफ आपको फोकस करके बच्चे को बताना है, ताकि जो अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो, तो बच्ची भी बैठी रहती है और बच्चा भी बैठा रहता है, तो उसके किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचे। और आपको ये जेंडर की विषमता को आपको यहाँ पर बच्चों के बीच में खत्म करना होगा। ठीक है? तो इस तरीके का 2-4 और एग्ज़ाम्पल देकर आप बच्चों के बीच में बता सकते हैं कि सब काम सब लोग कर सकते हैं। ठीक है? अ, तो इस तरीके से आप बच्चों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, रूढ़िवादिता को खत्म कर सकते हैं, जेंडर की विषमता को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, 2-4 एग्ज़ाम्पल देकर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले चैप्टर में ज़्यादा कंटेंट से रिलेटेड नहीं है, पेडागॉजी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़-पौधे की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देंगे।
आपको क्या होना चाहिए कि बच्चों के बीच में कि घर के आसपास या बगीचे में आपको जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो वो एक दवाई का भी रूप होता है, ये बच्चों के बीच में आपको बताना चाहिए। जैसे कि अगर बताना चाहिए कि अगर क्या कहते हैं ना कि अगर बच्चे को किसी को भी खांसी हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए तुलसी के पत्ते को पीस कर या तुलसी के पत्ते को कच्चा खा ले, या फिर आप क्या करेंगे ना कि तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना के सिखाएं बच्चों को, अगर अगर पीते हैं तो खांसी में आराम होगी। कभी भी किसी तरह का कोई दर्द होता है, मान लीजिए कि अगर दांत में दर्द होता है, तो बताएं कि अगर लौंग को अगर हम लोग रखते हैं तो आप क्या कर सकते हो, दर्द आराम हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को आप बता सकते हैं, प्रकृति से जोड़ सकते हैं कि प्रकृति में उगने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों को उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इस वाले आपको फिगर में दिख रहा है, कुछ फूल है, पत्ते हैं, आपको फल है, पौधे का कोई और हिस्सा है। तो मतलब कि तरह तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, पॉइंट किया हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा किस टोकरी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इसका वर्गीकरण बच्चों को करके बता सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। इस अभ्यास में कुछ पौधे के ऐसे भाग दिए हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा है। आपको इसमें भोजन का हिस्सा, जैसे कचनार के फूल यूपी में काफ़ी फेमस है ये, यहाँ इसके फूल के सब्जी खाते हैं यूपी के लोग। तो केला है, जैसे केला फल में भी इस्तेमाल होगा, हमारे क्या कहते हैं ना, सब्जी में भी इस्तेमाल होगा। तो बच्चों को आप यहाँ पे ये जानकारी दे सकते हैं कि द्वारा इस सूची को बढ़ाया जा सकता है। और भी जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप और इन्फॉर्मेशन गैदर करके यहाँ पे रख सकते हैं, और बच्चों को आप बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ किस वर्ग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वर्गीकरण का आप एक हिस्सा बन सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर में आपको बस इतना ही देखने को मिलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर 15 है हमारा, आओ बनाए बर्तन। तो आओ बनाए बर्तन, ये चैप्टर शीर्षक का नाम है। तो इस चैप्टर में बहुत बड़ा कहानी दिया हुआ है। इस कहानी से कोई खास मतलब नहीं है हमें, लेकिन एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको इस कहानी का दे देता हूँ। एक यहाँ पे एक कौवा है, और एक यहाँ पे गौरैया चिड़िया, मतलब छोटी कोई चिड़िया है। ये आपस में बात कर रही है कि जब मैं अंडा दूंगी तो तुम खा जाना, तुम अंडा देना तो मैं खा जाऊंगी। तो इस कहानी में क्या होता है कि ये छोटी वाली चिड़िया क्या करती है, अंडा देती है। तो अंडा देती है तो अब ये कौवा क्या बोलता है कि मैं ये अंडा खाऊंगा। तो गौरैया चिड़िया बोलती है कि पहले कुछ काम है, उस काम को तुम करके लेके आओ तो मैं अंडा खाने दूंगी। तो उसे बोलती है ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा, फिर मैं अंडा खाऊंगा। ये इसको बोलती है कि जाओ पहले चोंच खा के धो के आओ, तो तुमको मैं अंडा खाने दूंगी। ठीक है, तो वो कौवा उड़ता है, फिर जाता है चोंच धोने के लिए। तो चोंच धोने के लिए तो फिर वो पानी क्या बोलता है कि तुम कुल्हड़ लेके आओ। तो कुल्हड़ से आप क्या करते हैं, पानी भर लेना, उसमें अपना चोंच को धो लेना। तो फिर ये चल जाता है कुम्हार के पास, कुम्हार के पास से जाता है वहाँ से क्या कहते हैं ना, कुल्हड़ लाने के लिए। तो कुल्हड़ लाने के लिए फिर कुम्हार से बोलता है कि जाओ पहले मिट्टी लेके आओ। तो मिट्टी लेकर आओगे तो फिर वहाँ से कुल्हड़ बनेगा, तो मैं कुल्हड़ तुम्हें दूंगा। तो इस तरह का पूरा सारा प्रक्रिया करते करते जब ये कौवा इसके पास अगर पहुँचता है, ये छोटी सी चिड़िया के पास, तो जब तक वो अंडा में से क्या हो जाता है, बच्चा निकल जाता है और वो उड़ जाता है। ठीक है, तो इस कहानी का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ये एक छोटा सा ब्रीफ था, मैं ये ब्रीफ आपको दे दिया हूँ कहानी को लेकर। इस कहानी पर नाटक करने में बच्चों को बहुत मजा आएगा। इस तरह का कहानी अगर आप बच्चों को नाटक के रूप में अगर समझाएंगे, या उससे किसी तरीके का 5 गो बच्चा ले लें, 2 बच्चा ले लेंगे, और उस तरीके से इस कहानी को अगर नाटक के रूप में उनसे कराएंगे, तो बच्चे को बहुत मजा आएगा। क्रिया को क्रम समझने में भी सहायता मिलेगी, कैसे कैसे स्टेप होगा, बच्चा कुछ जाएगा लाने के लिए, मतलब कि एक एक स्टेप जितना भी इसमें पहेली के रूप में दिया हुआ है बच्चे को आप बताएंगे, और उसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए देंगे। तो बच्चों को कहानी भी समझ में आ जाएगा, और उसे करने में भी काफ़ी मजा आएगा, और चैप्टर भी आसानी से उसे समझ में आ जाएगा। बच्चों को अपने सृजनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। अगर बच्चों को यहाँ पे बोल देंगे कुल्हड़ लाने के लिए, मतलब कि आप जहाँ पे जिस परिवेश में है, उसी परिवेश के अंदर में अगर बच्चों को बोलेंगे तो बच्चा मिट्टी जाके लाएगा, मतलब कि जिस तरीके का कार्य इसमें करने के लिए किया गया है, तो वो स्कूल प्रांगण में ही रह के अगर वो बच्चा सारा काम करता है, तो बच्चा को काफ़ी अच्छा भी लगेगा, और क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ेगी बच्चे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बर्तन दिए हुए हैं, कैसे बर्तन बनता है, तो ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे, पर बच्चों को करके सिखाने का आनंद भी मिलेगा। तो पहले वाले चैप्टर में भी आपको मैंने बताया था कि जो भी चीज़ अगर बच्चे को सिखाना है, तो उसे करके दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगल बगल में अगर आपके कुम्हार है, ठीक है, तो बच्चे सेफ तरीके से अगर वहाँ पहुँच सकते हैं, तो बच्चे को लेकर जाएं और बच्चे को दिखाएं कि कैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनते हैं।
और अगर और सामने वाला अनुमति देता है तो बच्चे को बना के देखने के लिए भी कहना चाहिए। ठीक है? यहाँ से बच्चे क्या हो जाएँगे ना कि करके बहुत आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसमें बताया गया कि सबसे पहले कौन-सा बर्तन आया था, तो पत्थर आया था। फिर मिट्टी के बर्तन आए, मिट्टी के बर्तन गूँथकर हाथों से बनाए गए थे। लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए, मतलब इस तरीके से बर्तन का आविष्कार होते चला गया। तो ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही एग्ज़ामिनेशन अभी तक यहाँ से पूछा गया है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर देखा, 3 चैप्टर में पहला वाला चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ऐसे सारे चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको रेगुलर और अच्छे तरीके से अगर देखते हैं, उनके सारे पेडागॉजी के क्वेश्चंस को और कंटेंट को, तो आपको काफ़ी ही मदद मिलने वाली है, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि हूबहू क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मुझे अभी तक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिले हैं। तो इस तरीके की इसके सारे सीरीज़ को मैं चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करता रहूँगा। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें और काइंडली अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।